डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉर्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे सेल जब एग्रीगेट हो जाती हैं, अलग अलग कोशिकाएं जब इकट्ठे होकर एक कॉमन काम करती हैं, एक जैसा काम करती हैं, और उनका जो ओरिजिन है, उनकी उत्पत्ति, वो कहाँ से पैदा हुई हैं जो सेल्स, यदि वो भी एक ही है उत्पत्ति भी, तो उनको हम टिश्यूज बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोला जाता है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और मेनली हम 2 टाइप के टिश्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला रहेगा प्लांट टिश्यूज। और प्लांट टिश्यूज के काफ़ी सारे टाइप्स हो जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड रहेगा, उसके अंदर हम मेनली एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिश्यूज क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। ऊतक जिनको बोलते हैं हिंदी में। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन। सेल्स के ग्रुप को, समूह को, जिनका जो ओरिजिन है, जन्म स्थान है, जहां से वो बनी है, वो एक जैसी हो। और यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। और सारी सेल्स हैं जो एक ग्रुप के अंदर, सैकड़ों सेल्स भी हो सकती हैं, हजारों भी हो सकती हैं, लाखों सेल्स भी हो सकती हैं, तो यदि वो एक साथ मिलके एक काम करती हैं, तो उस ग्रुप को हम टिश्यूज बोलते हैं। और ये प्लांट टिश्यूज जो हम पढ़ेंगे इस पार्ट में मेनली, वो क्या रहेंगे? प्लांट टिश्यूज के 2 टाइप हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के आगे 3 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। और इनके बारे में हम डिटेल एक एक करके देखेंगे। और परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल क्या होते हैं? जिनके अंदर एक ही प्रकार की सेल्स हों। कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग टाइप की सेल से ये मिलके बनते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो पैरेन्काइमा है, ये भी आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। और जो स्क्लेरेन्काइमा है, इसके आगे 2 पार्ट्स होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये जाइलम और फिलोएम, इसके भी आगे 2 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और ग्रीक वर्ड होता है, जीके का मतलब ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से बना है, और जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। तो स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं किसके? एक्टिव सेल डिवीजन के, जहां पे जो सेल हैं वो एक्टिवली डिवाइड करती हैं, मतलब वो अपनी संख्या को इंक्रीज करती हैं, इसलिए इनको मेरिस्टेम्स बोला जाता है। तो ये आगे टाइप्स हैं इसके। एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? ये एट द टिप ऑफ रूट, जब ये रूट की टिप पे पाया जाता है, बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन पे, किनारे पे पाया जाता है, तो उसको रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और सूट का मतलब है जो भी प्लांट का जो ग्राउंड से ऊपर वाला भाग होता है, उसको सूट बोला जाता है, चाहे वो स्टेम हो, रूट्स हो, स्टेम्स हैं, ब्रांचेज हैं और लीव्स हैं, तो वो सारे सूट सिस्टम को बनाते हैं। तो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। तो ये टिप रीजन में पाया जाता है। लेफ्ट बिहाइंड एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट एक्सिलरी बड फॉर्मिंग ए ब्रांच और ए फ्लावर। जब ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, तो कुछ भाग एपिकल मेरिस्टेम को पीछे रह जाता है, टिप से छूट जाता है पीछे, और वो पीछे रहा हुआ भाग बाद में ऑक्सिलरी बड्स है वो बनाता है, जो बाद में पौधे के अंदर जो टहनियां हैं या फिर जो फूल है वो बनाती हैं। स्पेसिफिक रीजन प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। इसी के कुछ भाग होते हैं जो अलग अलग प्रकार के, डर्मल का मतलब है जो स्किन बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू जो अंदर की खाली जगह है उसको पैक करने का काम करते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फिलोएम आ जाते हैं, जो अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? मैच्योर टिश्यू इन ग्रासेज, घास में पाया जाता है, और खासकर जब ग्रास मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब मिलता है। और क्या काम करता है? जब घास के अपर पार्ट को कोई भी
जानवर खा जाता है, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स खा जाते हैं, चरने वाले जीव, तो ये उस भाग को दोबारा बनाने में मदद करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं? अकर्स इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट, ये रूट और शूट के बिल्कुल परिपक्व रीजन में होते हैं। और जो एपिकल मेरिस्टेम था ये यंगर स्टेम में पाया जाता है, यंगर रूट में पाया जाता है। यंगर का मतलब जब प्लांट अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करता है यंगर स्टेज में, और जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उस स्टेज में सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम मिलते हैं। क्या काम करते हैं? प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, जो भी लकड़ी होती है मेनली प्लांट्स के अंदर वो बनाते हैं। अपीयर लेटर एंड आर सिलेंड्रिकल, ये बाद में बनते हैं प्लांट के लाइफ स्पैन में, और बेलनाकार इनकी शेप होती है। एग्जाम्पल क्या है? फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम। तो ये मेनली इसके भी आगे अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। तो जो प्लांट का, किसी प्लांट का यदि हम सूट की टिप देखें, तने का बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन देखें, तो वहाँ पे सेल्स हैं वो स्पेशल टाइप की पाई जाती हैं। ये अलग अलग इसमें से जो हम बोल सकते हैं कि आगे लीफलेट वगैरह बनी हुई हैं। और इसी प्रकार से जो रूट है, रूट का भी टर्मिनल पोजीशन देखेंगे तो वो इस तरीके की मिलेगी। और रूट कैप के नीचे वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? अलग अलग प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि ये ग्रोथ को रेगुलर आगे बढ़ाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। और जो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे स्टेम की मोटाई है वो बढ़ती है सेकेंडरी मेरिस्टेम से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों टाइप। एपिकल मेरिस्टेम बिल्कुल टिप पे है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बीच में रह जाता है, और लेटरल मेरिस्टेम ये साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ या फिर मोटाई है वो बढ़ाता है। प्राइमरी ग्रोथ प्लांट की क्या होती है? जिसमें पौधा अपनी लेंथ को बढ़ाता रहता है, लंबाई बढ़ाएगा, और जो मोटाई है पौधे की वो उसके सेकेंडरी ग्रोथ में आती है। तो पहले पौधा लंबाई बढ़ाता है, बाद में उसकी टहनियाँ वगैरह वो मजबूत होती रहती हैं, लकड़ी उनके अंदर बनती रहती हैं। और यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो हम रियल एक प्लांट है उसके अंदर देख सकते हैं, जो बिल्कुल टिप वाला रीजन है, इसी को हमने पीछे जैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो पीछे वाले जो हमने डायग्राम देखे हैं तो वैसे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से रूट की भी टिप है, उसको देखेंगे तो वो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। और जबकि स्टेम के अंदर लेटरल मेरिस्टेम पाए जाते हैं, जो ये एरोज का मतलब क्या है? ये मोटाई बढ़ाते हैं पौधे की। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है? बीच वाले यदि कोई भाग है उसका लॉस हो जाता है तो उसको दोबारा बनाने का काम करता है, उसको रीजनरेट करता है। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू एंड इट्स टाइप। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। नई बनी हुई सेल जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती हैं, तो वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली का मतलब है उसके संरचना के बेस पे और उसके कार्य के बेस पे उसके कुछ काम है वो निर्धारित हो जाते हैं, कुछ स्पेशल काम ही करती हैं। जैसे पत्ते की सेल है फोटोसिंथेसिस करती हैं, स्टेम की सेल है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, रूट की सेल है वो वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह करती हैं। तो ये अपने जो अलग अलग काम है वो डिसाइड हो जाते हैं, और उसके बाद वो अपना डिवाइड करने की जो कैपेसिटी है उसको खो देती हैं, तो उनको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ये आगे डिवाइड नहीं करती है, इनकी ये भी खास बात होती है। और ये आगे दो टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल सकते हैं हम इसको, सिंपल टिश्यू जिसके अंदर क्या है? सेल्स हैं एक जैसे आकार की मिलती है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन भी एक जैसे होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इनके बारे में हम डिटेल से भी देखेंगे। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, और वो एक साथ मिलके सारे मिलके एक साथ एक काम करते हैं। जैसे जाइलम के कंपोनेंट पढ़ेंगे हम अलग अलग, वो अलग अलग सेल्स होती हैं। और फिलोएम भी इसी तरीके से, जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को पौधे के अंदर जड़ों से अवशोषित करते हैं जो, और उसके बाद फिलोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड पत्तों में बनता है और पत्तों से अलग अलग भागों में फिलोएम के जरिए पहुंचाया जाता है। उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो पहला भाग है वो पैरेन्काइमा आ जाता है। पैरेन्काइमा क्या होता है? मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। जब भी हम किसी भी प्लांट ऑर्गन को देखेंगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू पैरेन्काइमा होता है। इसके अंदर शेप कैसी होती है सेल की? स्फेरिकल, गोलाकार शेप हो सकती है, अंडाकार शेप हो सकती है, राउंड का मतलब वृत्ताकार हम बोल सकते हैं, वृत्त शेप में, और पॉलीगनल बहुभुजाकार होती हैं, और इलोंगेटेड लंबी सेल्स होती हैं, और आइसोडायमेट्रिक का मतलब जिनका सेम डायमीटर हो उस टाइप की सेल यहाँ पे पाई जाती हैं। थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, यहाँ पे जो सेल होती है इनकी सेल वॉल भी, जो सेल वॉल क्या होती है? आउटर कवरिंग, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, वो इनकी पतली होती है और साथ में सेलुलोज की बनी होती हैं। आइदर क्लोजली पैक्ड
हो सकता है ये बिल्कुल इनकी जो सेल हैं वो पास पास में व्यवस्थित हों, या फिर उनके बीच में कुछ जगह भी खाली रह जाती है, जिनको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। और ये इंटरसेलुलर स्पेस सबसे खास बात पैरेन्काइमा की होती है। आगे जो हम 2 प्रकार के टिश्यू देखेंगे उनमें ये बहुत कम पाया जाता है। फंक्शन क्या होते हैं पैरेन्काइमा के? फोटोसिंथेसिस करने का, स्टोरेज का। फोटोसिंथेसिस जो करती है उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, जो हमने पार्ट्स में देखा था। और जो स्टोरेज का काम करती हैं, बहुत सारी सेल ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा जो स्टार्च है उसको स्टोर करने का काम करती हैं और सिक्रीशन का काम करती हैं, तो वो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं। ग्लैंड्स को का काम होता है वो मेनली कोई ना कोई सब्सटेंस सिक्रीट करने का होता है। और एरेनकाइमा जैसे हमने पढ़ा था, तो एरेनकाइमा का काम क्या होता है? उसमें एयर फिल रहती है, स्टोमेटा के नीचे वाले भाग में प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर एयर फिल रहती है। और एयर फिल वाली सेल हैं वो बायोएनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं, जो उनको तैरने में मदद करती हैं। कुछ प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं, जल में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, तो उनको तैरने में मदद करती है एरेनकाइमा। उसके बाद है कोलेनकाइमा। ये कहाँ पे पाई जाती है? अकर्स बिलो एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडन प्लांट्स। डाइकोट और मोनोकोट 2 प्रकार के प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर पढ़ते हैं हम इसको। प्लांट्स को मेनली 5 भागों में डिवाइड किया गया, तो उसमें से एक भाग है एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं उनको। और फ्लावरिंग प्लांट के आगे 2 डिवीजन आगे 2 हम बोल सकते हैं क्लास होती हैं, जिनके अंदर डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन उनको कहते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है? डाइकोटिलेडन के एपिडर्मिस के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। और एज ए होमोजीनियस लेयर और इन पैचेज। ये हो सकता है एक जैसी लेयर बनाता हूँ मिले, जिसकी कंपोजिशन एक जैसी हो, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, तो एक जैसी लेयर बनाता है। या फिर कुछ कुछ जगह पे ये पैचेज का मतलब कुछ धब्बों में पाया जाता है जो एक जैसा ना हो, हेट्रोजीनियस भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो सेल पाई जाती हैं वो ओवल होती हैं, स्पेरिकल भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन सबसे मेन खास बात क्या है? वो सेल्स कॉर्नर जोन के होते हैं, कोनों से ये मोटी होती हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे सेलुलोज वो एक्स्ट्रा जमा होता रहता है। हेमीसेलुलोज और पैक्टिन भी इसी प्रकार के सब्सटेंस है जो सेल वॉल को बनाते हैं। ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। कई बार इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस है वो अब्सेंट होता है, जैसे हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था। और इनका मेन काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग पार्ट्स को, मतलब उनको सीधा रखने में। जैसे स्टेम है, स्टेम का काम जो उसको मजबूती प्रदान करने का काम होता है, ब्रांचेज का वेट वगैरह बियर करने का जो काम है वो कोलेनकाइमा ही उसको प्रोवाइड करता है। तो ये हम देख सकते हैं सबसे पहले पैरेन्काइमा। इसके अंदर काफ़ी कुछ इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, अलग अलग शेप की सेल हैं वो पाई जाती हैं, कुछ पॉलीगोनल भी हैं, कुछ राउंड भी हैं, तो वो शेप की सेल यहाँ पे मिलती हैं। और जबकि जो कोलेनकाइमा है, इनके अंदर हम देख सकते हैं अंदर का जो गैप है वो फिल किया हुआ, कॉर्नर से सेल मोटी होती हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, जब हम माइक्रोस्कोप में किसी भी पैरेन्काइमा को देखते हैं तो इस टाइप का दिखाई देता है। और कोलेनकाइमा की सेल हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा। ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू में ही आता है, 3rd टाइप है। इसके अंदर जो सेल पाई जाती हैं वो लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, नैरो मतलब पतली सेल होती हैं। और इनकी जो थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है इन सेल की, क्योंकि प्लांट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू में सेल वॉल हर जगह मिलेगा, तो जो सेल वॉल है इनके अंदर जो मिलेगी वो थिक मोटी होती हैं। और लिग्निन सब्सटेंस इनके अंदर डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से उनको लिग्निफाइड बोलते हैं। लिग्निन सब्सटेंस इनको मजबूती प्रोवाइड करता है। हैव ए फ्यू और न्यूमरस पिट्स डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इनकी सेल वॉल के अंदर कुछ जगह जगह गड्ढे होते हैं, पिट्स मतलब गड्ढे, और ये सेल्स डेड होती हैं। और इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट जो साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं, मेनली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, उनको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट वगैरह है वो भी यहाँ पे अब्सेंट होता है। इसके 2 आगे कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है फाइबर्स। फाइबर्स कैसे होते हैं? थिक वाल्ड होते हैं, मोटी वाल होती है इनकी, इलोंगेटेड लंबे होते हैं, और पॉइंटेड सेल्स नुकीले सिरे होते हैं इनके। जनरली अक्कर इन ग्रुप्स, और ये मेनली झुंड में पाए जाते हैं। और जो स्क्लेराइड्स हैं ये स्पेरिकल शेप की सेल होती हैं, ओवल, सिलेंड्रिकल और हाईली थिकंड। ये भी मोटी सेल होती हैं और मृत सेल होती हैं विद नैरो कैविटीज। इनकी जो कैविटी मतलब जो अंदर की खाली जगह है वो भी बिल्कुल कम होती हैं। और इनका काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है। स्क्लेरेनकाइमा का काम मैकेनिकल सपोर्ट का ही है। फाउंड इन कहाँ मिलता है? फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स। नट्स क्या होते हैं? जो अखरोट वगैरह होते हैं, तो उनकी वाल होती है, जो फ्रूट वाल बड़ी मजबूत होती है, तो उसके अंदर पाया जाता है। पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, सपोटा। तो ये
अलग अलग फ्रूट्स की जो पल्प छिलके में पाई जाती हैं, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। लेग्यूम्स जो दालें होती हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है, मजबूत कवरिंग, उनके सीड कोट बोला जाता है, तो उनके अंदर पाई जाती हैं। और जो टी है, चाय की पत्तियों में पाया जाता है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो ऊपर वाला फुस्सा होता है तो उसके अंदर भी ये पाया जाता है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा है, इनकी जो सेल वॉल है मेनली लिग्निफाइड होती है और अंदर वाला जो कंटेंट है वो खाली होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई साइटोप्लाज्म वगैरह है वो अब्सेंट होता है। तो एनसीईआरटी से जो डायग्राम है उसके अंदर हम देखते हैं अलग अलग टाइप की जो सेल्स हमने जो खासकर टिश्यू पढ़े हैं, जैसे ये पैरेन्काइमा है दोनों, ये कोलिनकाइमा के दोनों डायग्राम हैं, और ये स्क्लेरेन्काइमा के दो भाग हमने जो पढ़े हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, वो हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है इंटरसेलुलर स्पेस जिसमें हम देख पा रहे हैं पैरेन्काइमा के अंदर, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये मतलब किसी भी टहनी को हम जब ऊपर से काटते हैं तो उसको माइक्रोस्कोप में जब ऊपर वाली टिप वाला रीजन देखा जाता है तो उसके अंदर से ये पोर्शन है हमको ऐसा दिखाई देता है, लेकिन उसको साइड से काटते हैं जब हम तो साइड से सेल हैं वो लंबी दिखाई देती हैं, और जब हम मेनली प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हैं तो इसी प्रकार की सेल्स दिखाई देंगी। बीच में बहुत ज़्यादा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है और बाकी न्यूक्लियस मिलेगा इनके अंदर, और इनकी जो सेल वॉल है वो थिन मिलेगी। बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी मिल सकता है, जैसे यहाँ पे लगाया गया है, ये एरो से डिनोट किया गया है। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा में जो वॉल्स हैं वो कैसी मिलती हैं, कॉर्नर्स से थिक होती हैं और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, बीच में काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है। तो ये दोनों लिविंग सेल्स में आ जाती हैं, और इनको भी यदि हम साइड से काट के देखेंगे तो इस प्रकार से जो थोड़ा बहुत चेंज है वो किस बेस में दिखाई देगा, कोनों होते हैं जो कॉर्नर्स होते हैं वहां से थिकर होती है ये सेल। और नीचे जो स्क्लेरेन्काइमा इसमें हम देख सकते हैं कुछ जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको स्क्लेरिड्स बोलते हैं। जगह जगह पे कुछ गड्ढे बने होते हैं, सिंपल पिट्स पेयर बोला जाता है इनको। और जो फाइबर्स होते हैं उनके नुकीले सिरे होते हैं साइड से, और अंदर वाले जो स्पेस को ल्यूमन बोला जाता है, इनकी वाल भी लिग्निफाइड होती हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करती हैं। इनका भी काम मैकेनिकल सपोर्ट का, लेकिन सबसे मजबूत स्क्लेरेन्काइमा होती हैं, डेड सेल होती हैं। पैरेन्काइमा का काम अलग अलग हो सकता है, फोटोसिंथेसिस का भी, स्टोरेज का भी, और पैकिंग का भी, और सिक्रीशन का भी काम हमने देखा है इनका। नेक्स्ट है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का भी अलग से टॉपिक दिया गया है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन लीव्स एपिडर्मिस। लीव्स जो पत्ते होते हैं उसकी जो स्किन होती है, ऊपरी परत होती है, उसके ऊपर कुछ संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन, मतलब जो वाटर लॉस होता है पत्तों से, या फिर वैसे तो प्लांट के हर पार्ट से होता है, जो भी एरियल पार्ट होता है हवा में जो पौधे का भाग होता है तो उससे ट्रांसपिरेशन होता रहता है, लेकिन खासकर लीव्स के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो वाटर का वाइपर्स के रूप में उड़ना, उसको ये रेगुलेट करता है, कम ज्यादा करता है, और गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, मतलब सांस लेने में भी पौधे की मदद करता है स्टोमेटा। स्टोमेटल अपरेटस क्या होते हैं, जो सारे मिलकर स्टोमेटा के आसपास की जो भी सेल्स होती हैं उनको स्टोमेटल अपरेटस बोला जाता है। इसके अंदर स्टोमेटल अपर्चर हो जाता है, अपर्चर मतलब जो पोर छिद्र होता है स्टोमेटा, उसको बोला जाता है। गार्ड सेल इसके आसपास किडनी शेप्ड सेल होती हैं, और सबसाइडरी सेल्स भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो दूसरी सेल से अलग होती हैं, जो स्पेशल गार्ड सेल्स की सराउंडिंग में पाई जाती हैं। तो गार्ड सेल क्या होती हैं पूछ लिया जाता है, ये टू बीन शेप्ड सेल्स, दो सोयाबीन के आकार की जैसे किडनी की शेप की सेल होती हैं ये, खासकर कहाँ पे, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर। जबकि डंबल शेप्ड सेल होती हैं किसके अंदर, ग्रासेस के अंदर, जैसे डंबल होते हैं तो उस टाइप की सेल पाई जाती हैं घास में। एनक्लोज स्टोमेटल पोर, इनका काम क्या होता है, जो स्टोमेटा का छिद्र होता है उसको ये कवर करती हैं। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन, जो बाहर की तरफ सेल होती हैं, पोर से बाहर की तरफ वाली सेल वो थिन होती हैं, जबकि इनर वाल्स होती हैं जो वो ठीक होती हैं। जब हम डायग्राम देखेंगे तब समझेंगे इस चीज को। और क्यों होती हैं, ताकि इनके अंदर जब वाटर फिल होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब वाटर इनके अंदर से बाहर निकलता है ट्रांसपिरेशन के रूप में तो ये श्रिंक हो जाती हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो उसके लिए ये इस तरीके से मॉडिफाई की गई होती हैं। पोसेस क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि क्लोरोफिल लिए होता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और साथ में इनका काम क्या होता है, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का, कि कब स्टोमेटा ओपन रखना है और कब उसको बंद रखना है। सबसाइडरी सेल क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं ये,
एपिडर्मिस ये भी स्किन के अंदर ही पाई जाती हैं। विकिनिटी का मतलब होता है प्रोक्सिमिटी या पास में पाया जाना, पड़ोस में पाया जाना। गार्ड सेल के पड़ोस में पाई जाती हैं सेल्स। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्टोमेटा को, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। ये किडनी जैसी शेप की सेल होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल। और गार्ड सेल के बीच में जो यहाँ पे लाइनिंग दिखाई दे रही है यही स्टोमेटा होता है। और स्टोमेटा इस गार्ड सेल के आसपास वाली सेल को सबसाइडरी सेल बोला जाता है। तो रियल डायग्राम है जो बुक में मिलता है तो उसको समझ सकते हैं। जैसे गार्ड सेल्स हैं जो किडनी शेप्ड सेल हैं, इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन डॉट है वो क्लोरोप्लास्ट हैं और साथ में एक न्यूक्लियस भी है। और अंदर वाला जो पोर्शन है उसको स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर बोलते हैं और आसपास की सेल को सबसाइडरी सेल। तो ये ओपन स्टोमेटा है, इसके अंदर पोर है वो ओपन है, जबकि यहाँ पे क्लोज्ड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोटाई बढ़ी हुई है क्योंकि वाटर इनके अंदर फिल हो जाता है तो ये फूल जाती हैं। और वहाँ पे हमने जो सेल वाल देखी थी, बाहर वाली साइड है वो थिन है और अंदर वाली साइड है वो थिक होती है इनकी, जो कि क्या करती हैं, जब भी वाटर इनके अंदर स्वेलिंग होती है उस टाइम पे ओपन होता है स्टोमेटा। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने के लिए इनकी इस तरीके से बनावट बनी होती है। नेक्स्ट है जाइलम। जाइलम किसका भाग पढ़ा था हमने, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का, जो एक से ज्यादा प्रकार की सेल से मिलकर बनता है। तो जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड द लीव्स। कंडक्टिंग का मतलब जो कंडक्शन करता है, किसकी, मेनली वाटर की और मिनरल्स की। जो जल और अलग अलग लवण हैं मिट्टी से जड़ें अवशोषित करती हैं तो उसको पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम है वो जाइलम टिश्यू का होता है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसके अलावा ये तने को या फिर टहनियों को या पत्तों को सहायता प्रदान भी करता है उनकी शेप को बनाए रखने के लिए। टू टाइप्स होते हैं प्राइमरी जाइलम के। प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम किस बेस पे है ये, प्राइमरी जैसे प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ हमने देखा था किस बेस पे था, लेंथ और उसमें ग्रोथ पे था। लेकिन यहाँ पे जो पहले बनता है जाइलम, जो यंगर स्टेज में बनता है पौधा, जब नया नई ग्रोथ करता है तो उस टाइम जो जाइलम बनता है उसको प्राइमरी जाइलम बोलते हैं। और इसी प्रकार से सेकेंडरी जाइलम भी होता है। और प्राइमरी जाइलम के दो भाग होते हैं आगे, प्रोटोजाइलम जो कि पहले बनता है, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। ये प्राइमरी जाइलम का भी वो भाग होता है जो पहले बनता है, और जो प्राइमरी जाइलम का बाद में बना हुआ भाग होता है उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बेस पे जो जाइलम है वो दो टाइप का इनका अरेंजमेंट पाया जाता है, एंडारक एंड एक्जारक। जो ये प्रोटो और मेटाजाइलम हमने पढ़े हैं, जिसके अंदर एंडारक क्या होता है, एंडारक कंडीशन में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ पाया जाता है प्रोटोजाइलम या फिर पिथ। जब भी हम तने को काट के देखेंगे जो उसका सेंटर मोस्ट भाग है तो उसके भाग में प्रोटोजाइलम मिलता है, जबकि इसमें मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ रहता है। जैसे कि एंडारक टाइप का अरेंजमेंट एक नंबर में पूछा जा सकता है, स्टेम के अंदर पाया जाता है। जबकि जो प्रोटोजाइलम है ये पेरिफेरी की तरफ पाया जाता है, किसमें, एक्जारक में। और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ पाया जाता है। तो प्रोटो के बेस पे ही नाम है, जो पहले बना जाइलम यदि वो सेंटर की तरफ है तो उसको एंडारक मतलब अंदर की तरफ वाला अरेंजमेंट बोल लेंगे। और जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ पाया जाता है तो प्रोटोजाइलम के बेस पे ही हम एंडारक और एक्जारक को याद रख सकते हैं। और ये टाइप का जो अरेंजमेंट है, जब हम रूट को काट के देखते हैं तो उसमें कुछ एक्जारक टाइप का अरेंजमेंट है वो पाया जाता है। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जाइलम के, जो अलग अलग भाग हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि अलग अलग सेल के बने होते हैं ये टिश्यू। तो अलग अलग टिश्यू सेल कौन होती हैं इनमें, ट्रैकिड्स। तो ये ट्रैकिड्स क्या हैं, इलोंगेटेड लंबी सेल होती हैं, ट्यूब जैसे आकार की सेल मिलेंगी और थिक एंड लिग्निफाइड। वही है ये, इनकी जो सेल वाल है वो मोटी होती हैं और लिग्निन सब्सटेंस इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ होता है, जमा हुआ होता है। टेपरिंग एंड, इनके जो भाग हैं वो नुकीले होते हैं, एंड आर डेड, मृत होती हैं। प्रोटोप्लास्टम या फिर प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म इनमें एब्सेंट होता है, जैसे हमने स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था। विद वेसल्स फ्रॉम मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स फॉर्म, वेसल्स के साथ मिलके, ट्रैकिड्स और वेसल मिलके, यही मेनली जो जाइलम का मेन काम है उसको करती हैं। जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम है वो पूछ लिया जाता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल मेनली ये दोनों करती हैं। वेसल्स क्या हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी लंबी बेलनाकार नालिका जैसी संरचनाएं होती हैं, जो कि लिग्निफाइड वाल्स, मतलब इनके अंदर भी लिग्निन है वो पाया जाता है। लार्ज सेंट्रल कैविटी, इनके बीच में खाली जगह पाई जाती है। डिवोइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, विदाउट भी लिख सकते हैं हम, विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन, ये एक जो वेसल है दूसरी वेसल के साथ जब मिलती हैं तो परफोरेशन का मतलब छिद्र युक्त वहां पे वाल पाई जाती हैं, दीवारें पाई जाती है। कॉमन वाल मतलब दो वेसल्स के बीच में जो वाल होती है उसमें छिद्र पाए जाते हैं। और जो वेसल्स हैं
इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जो हमने एंजियोस्पर्म 5वां भाग देखा है, सबसे एडवांस प्लांट आ जाते हैं इसके अंदर। प्लांट के जो 5 अलग अलग डिवीजन जिसको हम बोल लेंगे, जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, एल्गी हैं जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही इनका मेन डिस्कशन आता है। और जो हम लाइफ डाइवर्सिटी है या फिर जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला जो जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम मेनली इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स क्या क्या होते हैं। तो ये वेसल्स हैं, केवल एंजियोस्पर्म्स में ही पाई जाती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में ही एब्सेंट होती हैं। तो 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जो बीच बीच में से उठा के पूछे जाते हैं। थर्ड कंपोनेंट है जाइलम फाइबर्स। तो इनकी क्या खास बात मिलती है? जैसे फाइबर्स हमने देखा था, थिकन्ड वाल्स होती है इनके अंदर, मोटी सेल वाल मिलेगी, और सेंट्रल ल्यूमन्स का मतलब है कुछ बीच में कैविटीज मिलती है, खाली जगह भी मिलती है इनकी सेलों के अंदर। मे बी सेप्टेट और एसेप्टेट। तो हो सकता है कि जो सेल हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हों, जिसको हम सेप्टेट बोल सकते हैं। सेप्टेट का मतलब कॉमन वाल पाई जाएंगी, या फिर वो एक साथ मिली भी हो सकती हैं, जिसको हम एसेप्टेट बोल सकते हैं। चौथा जो कंपोनेंट है उसको जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं। इसके अंदर क्या मिलती हैं? लिविंग एंड थिन वाल्ड। इनके अंदर जो सेल होती हैं वो लिविंग मिलती हैं, पैरेन्काइमेटस मिलती हैं, और पतली सेल वाल मिलेंगी उनकी, और सेलुलोजिक सेल वाल होती हैं। स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट टैनिन्स। तो इनका काम क्या होता है? फूड स्टोर करने का होता है, स्टार्च की फॉर्म में या फिर फैट वसा की फॉर्म में। टैनिन भी एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, तो उसको भी स्टोर करती हैं। एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट मानते हैं प्लांट के हिसाब से, लेकिन हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होता है। रेडियल कंडक्शन टेक प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। रेडियल का मतलब है जैसे साइड में जितना भी कंडक्शन किया जाता है। ऐसे तो जो जाइलम है वो रूट से अपर पार्ट की तरफ है, प्लांट्स को लेके वाटर को लेके जाते हैं, लेकिन जो साइड वाइज पोर्शन होता है, टहनियाँ वगैरह होती हैं, या फिर स्टेम के ही साइड में जो पोर्शन होता है उसके अंदर रेडियल कंडक्शन बोला जाता है। उसके जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा। रे पैरेन्काइमेटस मतलब जैसे रेज निकलती हैं एक सिरे से, तो इस तरीके से वहाँ पे कुछ सेल इसी तरीके से रेंज होती हैं, तो उनके द्वारा ये कंडक्शन किया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं जो जाइलम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट। जाइलम क्या एक प्रकार की ट्यूब ही होती है, और इसके अंदर जाइलम फाइबर्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं। वेसल्स हम देख सकते हैं किस प्रकार से प्रेजेंट हैं, और ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड यही मेनली कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं। और जो बाहर वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं वो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जो कि स्टोरेज का काम भी करता है। और आसपास की जो सेल्स होती हैं बाहर वाली साइड में, वैसे तो जैसे बताया रूट से अपर वाली पार्ट की तरफ है जो जाइलम है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली वाटर एंड मिनरल्स को, जबकि साइड वाइज जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स करती हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है फिलोएम। फिलोएम क्या करता है? जो फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स लीव्स के अंदर, उनको अलग अलग पार्ट्स में भेजने का काम है फिलोएम का होता है। जिम्नोस्पर्म्स के पास एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं। एल्ब्यूमिनस एक प्रोटीन होता है, और मेनली प्लांट्स के अंदर जो एंडोस्पर्म जिस सीड में पाया जाता है उनको एल्ब्यूमिनस सीड बोला जाता है। और यहाँ पे हम एल्ब्यूमिनस से स्टोर्ड फूड मटेरियल से हम इसका अंदाजा ले सकते हैं कि ये सेल्स होती हैं, इनके अंदर कुछ मटेरियल है फूड स्टोरेज की फॉर्म में पाया जाता है। और साथ में सीव सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगी, लेकिन इनके पास सीव ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, वो एब्सेंट होती हैं, जो कि एंजियोस्पर्म्स में मिलती हैं। ये सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स क्या हैं? ये फिलोएम के ही पार्ट होते हैं, अलग अलग टाइप की सेल होती हैं। जो फिलोएम के 2 टाइप पाए जाते हैं, किस बेस पे बनते हैं उस बेस पे। तो प्रोटोफिलोएम क्या होता है? ये प्राइमरी फिलोएम का वो भाग होता है जो पहले बनता है, और इसके अंदर नैरो सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं। जो सीव ट्यूब्स हैं, जो नालिकाएं हैं, सीव नालिकाएं जिनके अंदर छिद्र होते हैं तो उनको सीव बोला जाता है। तो सीव ट्यूब्स इनमें नैरो मिलती हैं, संकीर्ण मिलती हैं, जबकि जो मेटाफिलोएम होता है ये बाद में बनता है, और इसकी जो सीव ट्यूब्स हैं वो बिगर साइज की पाई जाती हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है फिलोएम के? सबसे पहला सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स ये दोनों आ जाती हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। तो इसके अंदर जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? लॉन्ग, लंबी होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, नालिका जैसी आकृतियां होती हैं, संरचनाएं होती हैं।
अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली, ये लेंथ वाइज अरेंज होते हैं, लंबाई में रेंज होते हैं। और एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल के पास में पाई जाती हैं। कंपेनियन सेल मतलब सहायक कोशिकाएं बोल सकते हैं, जो इससे आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे हम। एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन द सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स, जो इनकी किनारे वाली वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो सीव लाइक मैनर में अरेंज होती हैं, मतलब छलनी जैसे आकृति में रेंज मिलेंगी, और जो क्या बनाती हैं, सीव प्लेट्स बनाती हैं। तो दो सीव ट्यूब्स के बीच में सीव प्लेट्स होती हैं। पोसेस ए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज वैक्यूल, इनके पास जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर की तरफ रहता है और बीच में बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। और इनका जो फंक्शन है न्यूक्लियस का, वो कंपेनियन सेल्स ही देखती हैं। जो नेक्स्ट टाइप की सेल पाई जाती हैं वो कंपेनियन सेल्स हैं। कंपेनियन सेल क्या होती हैं, क्लोजली एसोसिएटेड, ये बिल्कुल पास में पाई जाती हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के। और कैसे जुड़ी होती हैं, बाय पिच फील्ड प्रेजेंट बिटवीन दियर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। दो जो कंपेनियन सेल और ट्यूब सेल्स होती हैं, इनके बीच में एक ऐसी वॉल होती है, ऐसी परत होती है जो दोनों के साथ मिलती है, और उनके बीच में कुछ गड्ढे जैसी आकृतियां पाई जाती हैं, उनसे ये जुड़ी होती हैं। हैव इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स, जो प्रेशर बनाए रखने का काम होता है सीव ट्यूब्स में, उसको कंपेनियन सेल ही करती हैं। इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, प्रेशर का ज़्यादा से कम की तरफ होना ही फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फिलोएम के अंदर। फिलोएम पैरेन्काइमा, ये इलोंगेटेड लंबी सेल से मिलकर बनी होती है। टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल, इनके नुकीले भाग होते हैं और बेलनाकार सेल होती हैं। विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो गाढ़ा होता है, उसके अंदर का कंटेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है, और न्यूक्लियस भी इनके अंदर प्रेजेंट होगा। सेलुलोजिक सेल वाल, इनकी सेल वाल है जो सेलुलोज से बनी होती है, और इनके अंदर भी कुछ पिट जैसी आकृतियां, गड्ढे मिलते हैं, जो कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, मतलब दो सेलों के बीच में छिद्र होते हैं जिनसे उनका जो मटेरियल है वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है, तो उनको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बोलते हैं। स्टोर फूड मटेरियल, जो पैरेन्काइमा हमने पहले भी देखा था, क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है, संग्रहित करता है, किस फॉर्म में। और कुछ सब्सटेंस होते हैं उनको भी, जैसे रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज, इनको भी स्टोर करके रखता है। और फिलोएम पैरेन्काइमा है, ये मोनोकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होती हैं। फिलोएम फाइबर्स, इनको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। ये इलोंगेटेड लंबी सेल से मिलकर बनते हैं। अनब्रांच्ड, इनकी कोई टहनियां नहीं होती, टहनियां जैसी आकृतियां नहीं होती। पॉइंटेड नुकीले होते हैं, और नीडल लाइक एपिक्सिस, सुई के जैसे इनके किनारे होते हैं, नुकीले बोल सकते हैं हम। थिक सेल वाल, इनकी सेल वाल है वो मोटी होती है। एब्सेंट इन प्राइमरी फिलोएम, प्राइमरी फिलोएम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि सेकेंडरी फिलोएम में पाए जाते हैं। प्राइमरी फिलोएम मतलब जो पहले बनता है, और प्राइमरी फिलोएम का भी जो पहले बना भाग है वो हमने देखा था, उसको प्रोटोफिलोएम बोलते हैं, और उसके बाद बने भाग को मेटाफिलोएम बोलते हैं। और जो फिलोएम बाद में बनता है पूरा ही, चाहे उसमें मेटा हो चाहे उसमें प्रोटोफिलोएम हो, उसको सेकेंडरी फिलोएम बोलते हैं, जो लेटर स्टेजेज में बनता है। एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे लूज दियर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो खत्म हो जाता है और ये मृत हो जाती हैं। फिलोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली, जूट मतलब पटसन, फ्लैक्स और हेम्प, ये भी रेशे देने वाले ही पौधे होते हैं, और इनके रेशों से अलग अलग प्रकार के जो मैट वगैरह, चटाइयाँ वगैरह हैं वो बनाई जाती हैं, रस्सियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं। तो जो फिलोएम है उसके हम कंपोनेंट देख सकते हैं। कंपेनियन सेल्स हैं, सहायक कोशिकाएं, और सीव प्लेट हम देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी छिद्र होते हैं। और ये सीव एरिया, ये भी क्या होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं, जिनके अंदर भी साइड वाइज वाल्स के अंदर भी पोर्स होते हैं, और ये सीव एलिमेंट बोला जाता है सीव ट्यूब एंड सीव सेल्स को। और जो फाइबर्स हैं उनके टेपरिंग एंड पाए जाते हैं, नुकीले भाग होते हैं। और यहाँ पे हम जो ट्रांसफर सेक्शन है उसके अंदर देख सकते हैं सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, सीव प्लेट है। तो जब हम एक स्टेम को काट के देखते हैं लेंथ वाइज, तो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखाई देती है। और जब उसको एक ट्रांसफर सेक्शन में काटते हैं तो राउंड स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है, उनके अंदर कुछ पैचेज मिलते हैं, और वो पैचेज सीव प्लेट्स और सीव ट्यूब्स इस तरीके से सर्कुलर दिखाई देते हैं। और ये स्ट्रक्चर ऊपर वाली ही है जिसके अंदर कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं।
और यहाँ से हम जाइलम और फिलोएम हैं उनका एक ओवरव्यू देख सकते हैं। जैसे प्लांट है और प्लांट के अंदर हम देख सकते हैं जो पेल येलो कलर है वो फिलोएम के लिए शो किया गया है, जिसके अंदर जो फूड है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। वो रूट्स से अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और अपवर्ड डायरेक्शन से नीचे भी जा सकता है। जबकि जो जाइलम है वो ग्रीन कलर में उसका जो एरो दिखाया गया है, इसमें क्या किया गया है, जो वाटर और मिनरल्स है वो रूट्स ही अब्जॉर्ब करती हैं और केवल लीव्स तक ही जाती हैं। लेकिन फूड है, फूड जब अच्छा अमाउंट में स्टोर हो जाता है तो वो रूट्स में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो उस केस में जो रूट से फूड है वो लीव्स के अंदर भी भेजा जा सकता है। तो पूछ लिया जाता है कि जो फूड है उसका जो डायरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि वाटर है उसका यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जाइलम है इसके अंदर वन वे फ्लो होता है जो अपवर्ड की तरफ रहता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। और यहाँ पे अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं ये एक सी जो हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चर ट्रैकिड और जो वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे कुछ इनके अलग स्ट्रक्चर दी गई है, एक होती पाइप जैसी स्ट्रक्चर ही है जाइलम। और फिलोएम के अंदर हम देख सकते हैं एक एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दूसरे नीचे की तरफ, टू वे फ्लो होता है और वाटर एंड फूड को इसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मेनली जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है वो जाइलम करता है। एंड वाल्स विद परफोरेशंस, इनकी जो एंड वाल्स होती हैं वो परफोरेशन होती है। कुछ करैक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं जैसे इनके अंदर स्टीफन्ड विद लिग्निन, ये मजबूत होते हैं लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। नो एंड वाल बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में कोई भी वाल्स प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे ओपन कनेक्शन पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे परफोरेशन पाई जाती है, सेल प्लेट पाई जाती है। एनिमल टिश्यूज, tissues organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lungs, heart, kidney। टिश्यूज जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जब वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एक अनुपात के अंदर मिलते हैं और एक पैटर्न बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं, क्या करने के लिए, ऑर्गन बनाने के लिए। और ऑर्गन कैसे होते हैं एनिमल्स के अंदर, जैसे स्टमक है जिसके अंदर हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, लंग्स हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, हार्ट है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और किडनी है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करती हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं टिश्यूज मिलके। और काफी सारे ऑर्गन्स, मैनी ऑर्गन परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, काफी ऑर्गन है वो एक समान काम करते हैं और उनके बीच में फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, मतलब उनके बीच में संपर्क पाया जाता है। और ये काफी ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम है वो बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि हमारे अंदर जो खाना हम खाते हैं वो पचता है और पचने के बाद बॉडी उसका यूज करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी गैसियस एक्सचेंज किया जाता है, सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और उसका बॉडी के अंदर सेल के तक पहुंचाने का जो काम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम देखता है। मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम है गैसियस एक्सचेंज और एनर्जी जनरेशन का काम करता है। Such organization exhibits division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन जो पाया जाता है, ये इस एक प्रकार का जो संगठन पाया जाता है, ये किसके लिए होता है, ताकि जो काम का बंटवारा उसके एक ही ऑर्गन के ऊपर सारे अलग अलग काम है वो ना आए, और कंट्रीब्यूशन टू द सर्वाइवल ऑफ ए बॉडी, ताकि जो जीवित है एक शरीर उसके अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं, क्रियाएं हैं, उनको ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से और एफिशिएंसी के साथ किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस है वो बॉडी कर पाए। टाइप्स क्या होते हैं एनिमल टिश्यू के? एपिथेलियल टिश्यू जो कि परत का काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है बॉडी की, जैसे स्किन है। कनेक्टिव टिश्यू जो अलग अलग ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू पेशी या उत्तक जो कि मसल्स जितनी मूवमेंट हमारे बॉडी में होती है तो मस्कुलर टिश्यू करवाती हैं। और न्यूरल टिश्यू जो ब्रेन का अंदर जितनी भी एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो देखते हैं, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू भी दो टाइप का होता है। एपिथेलियम वर्ड है जो उसका मतलब होता है फ्री सरफेस, सतह हम बोल सकते हैं, और प्लूरल में इसको क्या बोला जाता है, एपिथेलिया बोला जाता है। विच फेस इज आइदर ए बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो ये वो टिश्यू होता है जो या तो बाहरी वातावरण के साथ संपर्क बनाता है या फिर किसी भी बॉडी फ्लूइड के साथ। जैसे हमारे किडनी के ऊपर यदि एपिथेलियल टिश्यू है तो वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, बाहर मतलब जो बॉडी के अंदर जो खाली जगह हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन बनाने का काम है वो एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। प्रोवाइड्स ए कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। कवरिंग का मतलब परत, लाइनिंग का मतलब भी परत ही होता है।
कवरिंग मेनली बाहर वाली कवरिंग होती है, बाहर की परत होती है, और लाइनिंग किसी भी जैसे ट्यूब के अंदर है, किसी भी कैविटी के अंदर वाली जो सरफेस होती है उसको हम लाइनिंग बोलते हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो ये टिश्यू होता है इनके बीच में जो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। कॉम्पैक्टली उसी को बोलते हैं जो अच्छे ढंग से सघन तरीके से एक दूसरे के साथ पैकिंग में काम करे, और उस खाली जगह के अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है, कुछ पदार्थ है वो मिलते हैं। तो सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसके अंदर एक लेयर सेल मिलेगी केवल। सिंपल का मतलब जैसे हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक ही प्रकार की सेल है, यहाँ पे एक सिंगल लेयर में सेल अरेंज होती हैं, एक ही परत बनाती हैं, और ये आगे 3 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला टाइप्स है स्क्वैमस एपिथेलियम, मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। किसका बना होता है ये? एक बिल्कुल पतली परत होती है जिसके अंदर चपटी कोशिकाएं, फ्लैटेंड मतलब चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उनकी जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज मतलब जो उनकी सेल मेम्ब्रेन है, वो किसी स्पेसिफिक शेप नहीं बनाती, वो इरेगुलर होती है, जैसे अमीबा की शेप होती है, इस प्रकार की बाउंड्रीज वो मिल सकती हैं। फाउंड इन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। कहाँ पे पाई जाती हैं ये स्क्वैमस एपिथेलियम? ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनकी जो वाल होती है उनके अंदर पाई जाती है, दीवार में पाई जाती है, और साथ में एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई होती हैं, जिनको एयर सैक्स बोला जाता है, हवा की थैलियां, उनकी परत में भी पाई जाती है। इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। काम क्या करती है ये? इतनी पतली जो मेम्ब्रेन है उसके जरिए जो भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, और ये एक परत का काम करती है, बाउंड्री का काम करती हैं, जिसके जरिए डिफ्यूजन होता है। तो जो ब्लड वेसल्स हैं इनके जरिए भी डिफ्यूजन किया जाता है, और साथ में जो एल्वोलाई होती हैं लंग्स के अंदर, उनके अंदर भी गैसियस एक्सचेंज किया जाता है, और ब्लड जो अलग अलग न्यूट्रिशन को सेल के पास लेके जाता है, गैसियस मटेरियल को लेके जाता है, तो वो भी सारा डिफ्यूजन के जरिए ही वो एक्सचेंज करते हैं। तो उस एक्सचेंजिंग बाउंड्री का काम भी हम बोल सकते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है। उसके बाद है क्यूबोइडियल एपिथेलियम, कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। तो यहाँ पे क्यूब लाइक सेल यहाँ पे मिलेंगी। क्यूबोइड से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि क्यूबोइड मैथ में एक अलग चीज होती है, क्यूब एक अलग चीज होता है। तो यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, उसको क्यूबोइडल एपिथेलियम बोला जाता है। और यहाँ पे ये कहाँ पाया जाएगा? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां होती हैं जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनकी जो अलग अलग वाहिकाएं हैं, उनकी जो नलियां होती हैं, उनके अंदर पाया जाएगा। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी, किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, किडनी क्या काम करती हैं? जितना भी हमारे अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको बॉडी से बाहर निकालती हैं, और ये बोल सकते हैं कि ब्लड को फिल्टर करती हैं। और फिल्टर करने के लिए उसके अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, नलियां होती हैं, उनको नेफ्रॉन बोला जाता है, और उनकी भी आगे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में पाया जाता है। फंक्शंस आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका काम क्या होता है कि कोई सब्सटेंस सिक्रीट करना है या फिर किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना है। जैसे माइक्रोविलाई होती हैं, इनके अंदर पीसीटी, ये पीसीटी नेफ्रॉन का ही टाइप होता है, पार्ट होता है, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले, और उसके अंदर ये मेनली माइक्रोविलाई के अंदर पाई जाती हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। उसके बाद है कोलुमिनार एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम होता है इसके अंदर जो सेल हैं वो टाल होती हैं, लंबी होती हैं, और सिलेंडर सेल्स होती हैं, हैविंग ए न्यूक्लियाई एट द बेस। सिलेंडर ये शेप होती है, वो वाला सिलेंडर नहीं है जो बेलनाकार हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसके जो एजिज हैं वो नैरोवर होते हैं, और इसका जो बेस है, जो सेंटर मोस्ट पोर्शन होता है, वो थोड़ा थिक होता है, तो उसको सिलेंडर सेल्स बोलते हैं। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बेसल भाग में, आधार वाले भाग में पाया जाता है। हैव माइक्रोविलाई फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनके अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, और इस एपिथेलियम की लोकेशन कहाँ पे होती है? स्टमक की जो परत होती है, अंदर वाली साइड जो परत होती है स्टमक की, जहाँ पे फूड स्टोर होता है वहां पे, और जो इंटेस्टाइन है, जो आंतें हैं, उनके अंदर पाया जाता है। और काम क्या करते हैं इनका भी? सिक्रीशन का एंड एब्जॉर्प्शन का। जैसे माइक्रोविलाई विलाई होती हैं इंटेस्टाइन में, जो कि खाने को, जो पचा हुआ खाना होता है, डाइजेस्टेड फूड, उसको एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो मेनली तो 3 टाइप ही होते हैं सिंपल एपिथेलियम के, लेकिन इन्हीं में भी कोलुमनार और क्यूबोइडियल सेल्स होती हैं, जो
जो क्यूबॉइडियल और कोलुमिनार एपिथेलियम हमने पढ़ा है, उसकी सरफेस पे कई बारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको सिलिया बोला जाता है। और लोकेशन कहाँ पे होती है सिलेटेड एपिथेलियम की? जो ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंदर पाई जाती हैं, इन्हीं के आगे एल्वोलाई या फिर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फैलोपियन ट्यूब है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो वहां पे उनकी जो इनर लाइनिंग है वो सिलेटेड एपिथेलियम की बनी होती है, जिसका काम क्या होता है? फंक्शन टू मूव पार्टिकल और म्यूकस। जो भी पार्टिकल्स इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको ये मूव करवाती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं। और जो म्यूकस, जो चिपचिपा पदार्थ होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, उसको भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये भेजती हैं ओवर एपिथेलियम, एपिथेलियम के ऊपर जो प्रेजेंट होता है। तो जो हम अलग अलग लोकेशन देख सकते हैं यहाँ से, जितने भी हमने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम देखा था, तो इसमें जो इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं सेल की, चपटी सेल्स होती हैं, ये क्यूबॉइडियल के अंदर क्यूब शेप्ड सेल होती हैं। और जो कोलुमनार शेप्स सेल हम देख सकते हैं, कॉलम जैसे शेप में होती हैं, और जो न्यूक्लियस है वो बेसल भाग में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी होती हैं। कोलुमनार एपिथेलियम जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती है, ये एक अलग चीज है जो हायर क्लासेज को पढ़ने को मिलेगी। और इसी प्रकार से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ये कहाँ पे पाई जाती हैं? स्ट्रेटिफाइड का मतलब जो एक काफी सारी लेयर्स बनाती हैं, तो ये जो स्ट्रेटिफाइड में है ये कंपाउंड एपिथेलियम में आ जाती हैं। और मेनली हमने जो सिंपल एपिथेलियम है ये पढ़ा है, और इनकी लोकेशन है वो देख सकते हैं। जैसे हमने देखा था, ये जो एयर सैक्स हैं उनके अंदर पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम देख सकते हैं कि डक्ट बनाई गई है यहाँ पे, और ये डक्ट भी मेनली कहाँ पे, जो पीसीटी डक्ट होती हैं किडनी की, ये किडनी से निकला हुआ ये किडनी है, और किडनी के अंदर ही जो नेफ्रॉन्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये। और जो कोलुमनार एपिथेलियम सेल्स हैं ये इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, और इंटेस्टाइन में जो फूड एब्जॉर्प्शन है या सिक्रीशन का काम है वो देखती हैं। उसके बाद है एपिथेलियम में ही ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये स्पेशलाइज्ड कोलुमनार और क्यूबॉइडियल सेल्स होती हैं जिनका काम क्या होता है? सिक्रीशन का, जो कोई ना कोई सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड होती है जो पसीना रिलीज करती है हमारी स्किन के ऊपर, वो ग्लैंडुलर सेल्स ही होती हैं। टू टाइप्स की होती हैं ये, जिसमें एक ही सेल पाई जाती है, उनको यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, जिसके अंदर हर एक अलग अलग सेल है वो सिक्रीट करती हैं अपना जो अलग अलग कंटेंट है। जैसे गोबलेट सेल होती हैं ये इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, और जो म्यूकस रिलीज करती हैं स्टमक में भी पाई जाती हैं। जो म्यूकस रिलीज करने वाली सेल होती हैं, चिपचिपा पदार्थ जो सिक्रीट होता है वो गोबलेट सेल ही सिक्रीट करती हैं। मल्टी सेलुलर, जिसके अंदर काफी सारी सेल मिलके एक टाइप का कंटेंट है वो रिलीज करती है, मतलब जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करना होता है तो वो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट हर टाइप की सेल के द्वारा बनाया हुआ होता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं माउथ में, वो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहलाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ दियर पोरिंग ऑफ दियर सिक्रीशन, टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में और बांटा गया है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू को, कि वो अपनी जो सिक्रीशन है, जो भी पदार्थ वो सिक्रीट करती हैं, वो कहाँ पे सिक्रीट करती हैं उस बेस पे। तो पहला जो टाइप है एक्जोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अपना म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट है वो सिक्रीट करती हैं ये, और ये अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। जो म्यूकस है, चिपचिपा पदार्थ है, ये जो एयर पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो अलग अलग एंटीजन वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको ट्रैप करते हैं नेजल कैविटी के अंदर, नाक के अंदर जो म्यूकस होता है, या फिर जो अलग अलग, जैसे स्टमक के अंदर म्यूकस है वहाँ पे HCl से बचाती हैं। सलाइवा है, लार लार जो फूड को डाइजेस्ट करती हैं। ईयर वैक्स, ये कान के अंदर जो सिक्रीट होता है, तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह होती हैं उनके अटैक से बचाता है। ऑयल, बॉडी से जो ऑयल जहाँ से भी सिक्रीट होते हैं, जैसे स्किन से सिक्रीट होते हैं। और मिल्क है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो भोजन को पचाने वाले अलग अलग एंजाइम होते हैं। और कुछ और भी सेल प्रोडक्ट होते हैं तो वो आ जाते हैं इसमें। रिलीज्ड थ्रू डक्ट और ट्यूब्स, जो भी सिक्रीशन है वो इनके पास एक स्पेशल ट्यूब होती हैं जिनके जरिए ये अपने जो भी सब्सटेंस है उसको बाहर छोड़ती हैं। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके पास कोई ऐसी डक्ट नहीं होती, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और मेनली ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो बॉडी के अलग अलग ग्रोथ या फिर जो अलग अलग एक्टिविटी है, वृद्धि वगैरह है, या फिर मेंटेन रखने का जो काम है, करेक्टर्स होते हैं जो मेनली मेल और फीमेल करेक्टर्स, तो ये हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट करती हैं। सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड्स, तो ये
जो अपनी सिक्रीशन है वो ब्लड के अंदर सिक्रीट करती हैं, और ब्लड क्या करता है फिर जो भी सिक्रीशन होती है उसको टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है। और साथ में जो ये सब्सटेंस है इस ग्लैंड के अंदर हर साइड से सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो ग्लैंड्स है वो बाथिंग कर रही है उस फ्लूइड के अंदर जो ये सिक्रीट करती हैं। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो ग्लैंड्स है वो हम देख सकते हैं। जो एक सिंगल सेल ही कोई सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं यूनिसेलुलर होती हैं, जब काफ़ी सारी सेल मिलके एक डक्ट बना सकती हैं या फिर डायरेक्ट अपनी जो सिक्रीशन है वो किसी में भेज सकती हैं, तो वो होती हैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम देख सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, और स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो ये भी डक्ट वाली ग्लैंड्स ही हैं, क्योंकि जो स्वेट हमने देखा था वो किस में सिक्रीट किया जाता है, हालांकि आया नहीं था इसका एग्जाम्पल, लेकिन ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ही आ जाता है। एक और टाइप होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, जो दोनों की मिक्स फॉर्म होती है। कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है जैसे पेनक्रियाज, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसमें जो भी सब्सटेंस सिक्रेट किया जाता है वो पूरी ग्लैंड्स के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जो टिश्यू है वो बाथिंग कर रहा है, जो ग्लैंड्स है वो बाथिंग कर रही है, जबकि यहाँ पे जो सिक्रीशन है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से रिलीज की जाती है, जो एक पार्टिकुलर डक्ट बनी होती है इनके अंदर। उसके बाद है कंपाउंड एपिथेलियम। ये भी एपिथेलियम टिश्यू का ही टाइप है, सेकंड टाइप कंपाउंड एपिथेलियम। इसके अंदर क्या होता है, जो लेयर है वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमने पीछे देखा था कि एक ही लेयर यदि प्रेजेंट है तो उसको सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा परत प्रेजेंट है किसी भी टिश्यू में तो उसको कंपाउंड एपिथेलियम बोला जाता है। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो ज़्यादातर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का रोल है वो सिंपल एपिथेलियम ही देखता है, तो इनका काम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का बहुत कम पाया जाता है। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड द मैकेनिकल स्ट्रेस। तो मेन काम इनका प्रोटेक्शन का ये होता है कि इससे कोई भी केमिकल रसायन पदार्थ से या फिर किसी भी मैकेनिकल मतलब मशीनी स्ट्रेस का मतलब तनाव से, बाहरी वातावरण के अंदर जो भी अलग अलग प्रोटेक्शन है किसी भी चीज से, तो उसको प्रोवाइड करती है कंपाउंड एपिथेलियम। लोकेशन कहाँ पे होती है ये, कवर ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, जो भी स्किन होती है पूरी बॉडी की तो उसके अंदर ये कंपाउंड एपिथेलियम ही पाया जाता है। मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरेंक्स, बक्कल कैविटी जो ओरल कैविटी होती है जहाँ पे टंग है, टीथ है, ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो वो उसकी जो नमी वाली जगह होती है वहां प्रेजेंट है। और फेरेंक्स मतलब क्या होता है, कॉमन चैम्बर, जिसके जरिए जो फूड है और एयर है वो आगे पास की जाती है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाज जो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों काम करती हैं, उनकी जो डक्ट होती हैं, नलियां होती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स की नलियों में भी ये पाई जाती है। तो कंपाउंड एपिथेलियम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेयर्स हैं, एक लेयर ये होगी सेल की, नेक्स्ट लेयर ये है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर ये, इस प्रकार से काफ़ी सारी लेयर्स हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, और इसी की वजह से इनको कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। उसके बाद सेलुलर जंक्शंस, तो ये क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल हेल्ड टुगेदर विद द स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक। दो सेल एपिथेलियल टिश्यू की जब आपस में जुड़ती हैं, स्पेशलाइज्ड जंक्शन मतलब जंक्शन एक प्रकार का जोड़ बोलेंगे हम, और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक, दोनों का काम क्या होता है, संरचना प्रोवाइड करने का, और फंक्शनल लिंक्स मतलब काम के टाइम पे भी जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो संपर्क है या लिंक है, जोड़ है, वो बनाए रखने का काम होता है। 3 टाइप्स के होते हैं सेलुलर जंक्शंस। पहला है टाइट जंक्शन, ये क्या करता है, हेल्ड टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, किसी भी उत्तक से यदि कोई चीज को लीक होने से बचाना है तो वो टाइट जंक्शन वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग का मतलब चिपकाना, परफॉर्मिंग सीमेटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, दो सेल को आपस में चिपकाए रखने का काम करता है। गैप जंक्शन, गैप मतलब खाली जगह, तो ये क्या करता है, सेल्स के बीच में ऐसी जगह प्रेजेंट होती है जिनके जरिए वो साइटोप्लाज्म है वो एक्सचेंज कर सकती है, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे में जा सकता है। फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, किस लिए होते हैं ये, ताकि जो आयन्स हैं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कुछ बिग मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक सेल से दूसरी सेल फ्रीली मूव कर सकें, वरना उनको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। और कई बार तो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल होने की वजह से, जो हमने
प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हर सब्सटेंस को मूव नहीं करने देती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन वहां से अब्सेंट होती है गैप जंक्शन की साइड से, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक सेल से दूसरी सेल में आसानी से आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टाइट जंक्शन है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल की जो सिक्रीशन है वो नेक्स्ट सेल में नहीं जाती हैं, तो टाइट जंक्शन होते हैं। जबकि अडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है, ये एक अलग सेल है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, एक नीचे की तरफ अलग सेल है, और दोनों लाइनिंग को जोड़ने का काम करता है, सीमेटिंग मटेरियल का काम करता है अडहेरिंग जंक्शन। जबकि गैप जंक्शन क्या होते हैं, एक सेल है अप वाली साइड में है और एक सेल है वो नीचे वाली साइड में है, और उनके बीच में कुछ गैप बने होते हैं जिनके जरिए कोई भी मटेरियल है वो एक्सचेंज किया जा सकता है दो सेल के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू। हमने एपिथेलियल टिश्यू है वो कंप्लीट कर लिया है। और जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, जो जटिल या फिर जो हायर एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर काफी एडवांस चीजें पाई जाती हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, अदर मैमल्स हैं, उनके अंदर ये पूरे शरीर में फैला होता है। स्पेशल फंक्शंस ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, मेन काम क्या होता है, अलग अलग टिश्यूज को, ऊतकों को या फिर अंगों को जोड़ने का काम होता है और साथ में उनकी सहायता प्रदान करने का होता है। सेल्स एक्सेप्ट ब्लड सिक्रीट फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। जो इनकी सेल होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो फाइबर्स रिलीज करती हैं ब्लड के अलावा, और वो फाइबर्स क्या करते हैं, फाइबर्स एक स्पेशल प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं, कोलेजन या इलास्टिन प्रोटीन, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी। इलास्टिसिटी में और फ्लेक्सिबिलिटी में हम वैसे इनके लिए लचीलापन ही यूज करते हैं, लेकिन इलास्टिसिटी का मतलब है जब हम उसको खींचेंगे तो वो टूटना नहीं चाहिए, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एक प्रकार की। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में शेप है वो चेंज कर सकता है प्रेशर की वजह से। तो ये फाइबर्स मेनली इन टिश्यूज को सॉलिड फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ब्लड ही एक ऐसा टिश्यू है जो कि फ्लूइड पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, तो इनके अंदर कोई इस प्रकार का फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होता। आल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स, और जो सेल्स हैं वो साथ में कुछ स्पेशल प्रकार के पॉलीसैकेराइड मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट है वो भी रिलीज करती है, जो कि इकट्ठे होते रहते हैं, विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स। तो ये जो पॉलीसैकेराइड हैं सेलों के बीच में इकट्ठे होते रहते हैं और फाइबर्स के बीच में भी इकट्ठे होंगे, जिसकी वजह से ये उनके बीच में एक पैकिंग का काम करते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब मेन जो पदार्थ है जो कि फिलिंग का काम करता है, खाली जगह को भरने का काम करता है, तो उसका काम ये मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड करते हैं। ये भी आगे 3 टाइप्स का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, इनके अंदर जो सेल्स और फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो लूजली अरेंज्ड और ढीले रूप से संगठित होते हैं, किसके अंदर, एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, जो भी इनके अंदर एक फिलिंग का काम करता है, खाली जगह को भरने का काम करता है, वो सब्सटेंस भी अर्ध तरल पाया जाता है, मतलब वो भी सॉलिड नहीं पाया जाता, सॉलिड और लिक्विड के बीच की एक कंडीशन में पाया जाता है। कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स, इनके अंदर स्पेशल प्रकार की सेल होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर रिलीजिंग सेल होती हैं, और मैक्रोफेजेज एंड मास्ट सेल्स भी पाई जाती हैं। ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं, जबकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं जो फाइब्रोब्लास्ट है। एरियोलर टिश्यू, ये स्किन के नीचे पाया जाता है और क्या काम करता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू होता है जो स्किन, उसको ढांचा प्रोवाइड करता है, ढांचा बनाए रखने में मदद करता है। एडिपोज टिश्यू लोकेटेड बीनीथ द स्किन, ये चर्बी वाले ऊतक होते हैं जिसका काम क्या होता है, वसा को स्टोर करने का होता है, और ये भी स्किन के नीचे ही पाए जाते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, इनके अंदर जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली, मतलब उनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती, अच्छे ढंग से वो रेंज होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में रेंज हो सकते हैं, जिसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर्स, तो काफी पैरेलल बंडल में, बंडल मतलब झुंड में अरेंज हो सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे, जैसे टेंडन एंड लिगामेंट होते हैं। टेंडन क्या करते हैं, जो हमारी मसल्स हैं उनको बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, जबकि जो लिगामेंट है वो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं। इरेगुलर पैटर्न में भी रेंज हो सकते हैं, ओरिएंटेड डिफरेंटली, जिनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग पाई जा सकती है। तो यहाँ से इसके 2 टाइप हैं, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज।
और जो इरेगुलर हैं वो स्किन में पाए जाते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन है वो किसी पैरेलल वे में अरेंज नहीं होते, ये किसी भी डायरेक्शन में इनके फाइबर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ से डायग्राम से ओवरव्यू लेंगे इनका। लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनके अंदर जो पैकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती, बीच में जो फ्लूइड है वो पाया जाता है, सेमी फ्लूइड मटेरियल है वो इनके अंदर फिलअप होता है। जबकि रेगुलर में हम देख सकते हैं कि दूसरे के पैरेलल होती हैं लाइनिंग जो भी फाइबर्स हैं, और जबकि इरेगुलर के अंदर है जो डायरेक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन में वो एक दूसरे को के द्वारा अरेंज हुए हो सकते हैं। तो यह है लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये कुछ स्पेशल प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसमें सबसे पहले कार्टिलेज क्या होता है, सॉलिड एंड प्लाइएबल एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन। तो इसकी खास बात क्या होती है, ये ठोस होता है, प्लाइएबल मतलब लचीला होता है, और कॉम्प्रेशन इसके अंदर नहीं हो पाती है। कॉम्प्रेशन क्या होता है, यदि हम फोर्स लगाते हैं और यदि किसी चीज की शेप है वो चेंज हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं पाई जाती। सेल्स जिनको कॉन्ड्रियोसाइट्स बोला जाता है, एनक्लोजेज इन स्मॉल कैविटीज विद इन मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। तो सेल्स होती हैं उनको कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं, और वो कुछ कैविटीज, कुछ खाली जगह हैं उनके अंदर वो बंद होती हैं, और मैट्रिक्स के अंदर ही ये कैविटीज पाई जाती हैं, और ये मैट्रिक्स भी ये सेल्स ही सिक्रीट करती हैं। मोस्ट ऑफ इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन द अडल्ट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें बोन से पहले कार्टिलेज ही बनते हैं, और कार्टिलेज बाद में बोन्स के अंदर बदल दी जाती है। तो बोन्स भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहेगा जिसके बाद पढ़ेंगे। प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, जो लोकेशन है कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो नाक है उसके टर्मिनल पार्ट पे रहता है, ये टिप वाले रीजन पे प्रेजेंट होता है। आउटर ईयर जॉइंट्स, जो ईयर के मेनली 3 भाग होते हैं, इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर, और आउटर ईयर के पोर्शन में जो अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, जो अलग अलग जोड़ होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी के अलग अलग कॉलम होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जिनको बोला जाता है, तो उनके बीच में प्रेजेंट होता है। लिम्स एंड द हैंड्स इन द अडल्ट्स, अडल्ट के जो अलग अलग हाथ पैर वगैरह होते हैं उनके अंदर भी हड्डियों के बीच में पाया जाता है। बोन्स क्या है, हार्ड नॉन प्लाइबल, तो ये सख्त होती हैं, नॉन प्लाइबल मतलब इन्हें लचीली नहीं होती हैं। ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम, तो ये भी फीलिंग का काम करता है, खाली जगह को भरता है, और कैल्शियम साल्ट इसके अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम साल्ट मतलब कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस प्रकार से कैल्शियम फॉस्फेट भी हो सकता है। एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव्स बोन इट्स स्ट्रेंथ, तो साथ में कोलेजन फाइबर्स कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो इसको मजबूती प्रदान करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, जो शरीर का जो ढांचा होता है उसको प्रदान करने का काम बोन्स का होता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, जो मुलायम भाग होते हैं शरीर के उनको ये सहायता प्रदान भी करता है, और साथ में शायद उनकी जो प्रोटेक्शन है, बचाव है, वो भी करता है। इसकी सेल्स को ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और ये जिस स्पेस में पाई जाती है, जिस खाली जगह में पाई जाती है, उनको लैक्यूने बोला जाता है। लिम्फ बोन्स सर्व्स वेट बियरिंग फंक्शन, जो हाथ पैर की हड्डियां होती हैं, खासकर पैर की हड्डियां इंसानों में, और हाथ पैर दोनों की हड्डियां होती हैं दूसरे मैमल्स में, दूसरे जीवों में, तो उनका काम क्या होता है, शरीर के पूरे वजन को सहन करने का होता है। इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग आउट मूवमेंट्स, जितनी भी हम अलग अलग गतिविधियां कर पाते हैं तो वो किस वजह से होती हैं, बोन्स जब मांसपेशियों के साथ जुड़ जाती हैं। बोन मैरो इन सम बोन्स साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल, बोन मैरो क्या होता है, खाली जगह होती है ये हड्डियों के बीच में, खासकर जो लंबी बोन्स होती हैं, जैसे फीमर बोन होती है जांग की हड्डी, उसके अंदर एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिसको बोन मैरो हम बोल सकते हैं। और वो बोन मैरो आरबीसी जो सेल होती हैं, रेड ब्लड सेल, जो हम ब्लड के अंदर पढ़ेंगे, जो थर्ड कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, उनको बनाने का काम करती हैं। तो ब्लड क्या है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। सर्कुलेटिंग का मतलब जो हर टाइम बहता रहता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ये अलग अलग सब्सटेंस है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो उनको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, तो जो ब्लड के अंदर अलग अलग प्रकार की जो सेल पाई जाती हैं
उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाती हैं। प्लाज्मा क्या होता है? ये वाटरी फ्लूइड होता है। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के सोल्जर होते हैं जो कि एक प्रकार से जो एंटीजन होते हैं शरीर से बाहर जितने भी अलग अलग बैक्टीरिया वायरस शरीर में एंटर करते हैं तो उनसे बचाव करती हैं। प्लेटलेट्स जब भी कोई इंजरी होती है तो उसका टाइम में ब्लड क्लोटिंग, ब्लड का थक्का जमाने में मदद करती है। तो ये हम सबसे पहले कार्टिलेज देख सकते हैं जो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। अलग अलग टाइप होते हैं इसके कार्टिलेज के। उसके बाद जो बोन्स हैं, जब हम बोन्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके अंदर अलग अलग टाइप से जो सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। तो ये एक हमारी ओस्टियोसाइट्स है और ये ओस्टियोसाइट्स जिस भाग में पाई जाती है उसको लैक्यूने बोला जाता है। और ये ब्लड वेसल से निकलता हुआ ब्लड हम देख रहे हैं और इसके अंदर जो वाटरी फ्लूइड है वो प्लाज्मा है। बाकी जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, डिस्क के आकार की सर्कुलर स्ट्रक्चर, वो आरबीसी है। और जो ट्रांसपेरेंट सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो खासकर ब्लू कलर की है वो आरबीसी है। और इसी प्रकार से जो अलग से जिसके ऊपर जो नुकीले से भाग बने हुए हैं वो प्लेटलेट्स होती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज जो हमने पढ़े हैं उनकी हम लोकेशन देख लेते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू देखा था वो स्किन के अंदर पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू ये भी स्किन के नीचे वाले भाग में प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड टिश्यू हमने देखे थे जिसके अंदर ब्लड आ जाता है। ब्लड तो मेनली शरीर के हर भाग में पाया जाता है। और जो बोन है, कार्टिलेज है, ये भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये हमने मेनली जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तो उसका ही नाम है जिसके अंदर पैरेलल अरेंजमेंट पाया जाता है। उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज, ये थर्ड टिश्यू रहते हैं बॉडी के अंदर, खासकर एनिमल जो बॉडी होती है उनके अंदर, मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स। तो किसका बना होता है? ये लंबी बेलनाकार रेशे होते हैं उनका बना होता है। कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइबर्स, और ये फाइबर्स भी आगे फाइन मतलब पतले फाइबर्स फाइब्रिल से मिलके बनते हैं जिनको हम मायोफाइब्रिल बोलते हैं। अरेंज्ड इन पैरेलल एरे, तो एक दूसरे के समांतर पाए जाते हैं ये। कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जब भी इनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उस केस में ये शॉर्टन अपना आकार है वो छोटा कर लेते हैं, सिकुड़ जाते हैं। दे रिलैक्स lengthened एंड रिटर्न दियर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन, और बाद में क्या कर जाते हैं जब भी कोई एक्टिविटी हो जाती है तो उस केस में ये बाद में रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है उसके अंदर चले जाते हैं एक कोऑर्डिनेटेड फैशन के अंदर। एक तरीके से सारी जो मसल्स हैं या फिर मसल सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करती हैं उस फैशन में। प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, शरीर की जो अलग अलग गतिविधियां होती हैं उसमें ये मेन रोल प्ले करती हैं। मसल्स के बगैर कोई भी एक्टिविटी या बॉडी में वो नहीं हो पाएगी। 3 टाइप्स का होता है मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मतलब स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड होता है, हड्डियों से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, और ये स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच होता है, चिपका हुआ पाया जाता है। स्केलेटल मसल फाइबर्स कवर्ड बाय द शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, जो स्केलेटल मसल फाइबर्स है इनके ऊपर एक मोटी परत पाई जाती है जो टफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जो इसका प्रोटेक्शन करती है। एग्जाम्पल क्या है? जो बाइसेप्स जो मसल्स होती हैं फोर आर्म में, स्ट्रेटेड, इनकी खास बात क्या होती है? जो भी पट्टियां सी बनी होती हैं इनकी स्ट्रक्चर में, जब हम डायग्राम देखेंगे उसमें समझ में आएगा। स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है इनको, वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये खासकर जितनी भी हमारी अच्छी क्रियाएं हैं जिसमें हमारी बॉडी कंट्रोल हमारे माइंड के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है तो उसमें जितनी भी एक्टिविटी हो पाती है वो इन्हीं मसल्स की वजह से होती है, इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। उसके बाद स्मूथ मसल्स, इनको इनवॉलेंट्री मसल बोला जाता है क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाएं करती हैं जो अपनी इच्छा अनुसार क्रियाएं नहीं होती बॉडी में। इनकी जो सेल्स हैं वो टेपर्स एट बोथ हैंड, दोनों सिरों से नुकीले भाग पाए जाते हैं, इसी शेप को फ्यूजिफॉर्म शेप बोला जाता है। डू नॉट शॉर्ट स्ट्रेशन, इनमें पट्टियां सी नहीं बनी होती तो अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है इनको। होल्ड टुगेदर बाय सेल जंक्शन, ये जो अलग अलग फाइबर्स हैं आपस में सेल जंक्शंस, सेलों के बीच में जो जंक्शन होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। एंड बंडल्ड टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीट, और जब ये सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं तो एक बंडल में, एक गुच्छे में इनको इकट्ठे करके रखा जाता है और इनके ऊपर एक परत रहती है। कनेक्टिव टिश्यू शीट का मतलब है शीट कवरिंग,
परत इनवॉलेंट्री होती हैं क्योंकि ये अपने माइंड के डायरेक्ट कंट्रोल में काम नहीं करती हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो हमारे जानते हैं स्टमक अमाशय है जो पेट है, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो अलग अलग इसके अलावा भी अलग अलग ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं, वाल्स होती हैं, उनके अंदर उनकी परत में पाई जाती हैं। कार्डियक मसल ये स्पेशली हार्ट से रिलेटेड होता है, कार्डियक वर्ड, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो सिकुड़ के जो अपनी लेंथ है उसको छोटा करके, प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ये केवल हार्ट में पाया जाता है। सेल जंक्शंस मेक देम स्टिक, और सेल जंक्शन इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं जिससे ये आपस में चिपके हुए रहते हैं जो मसल्स हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क अलो सेल टू कंट्रैक्ट एज ए यूनिट, और ये सारी सेल एक साथ सिकुड़ती हैं। जैसे जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसके अंदर जितनी भी मूवमेंट होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, पंपिंग करता है जब हार्ट, तो उसमें ये एक सिंगल यूनिट की तरीके से सारी जो मसल्स हैं वो एक यूनिट में, एक इकाई में काम करें, उसके लिए ये सेल जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनके जरिए सेल अपने मटेरियल का एक्सचेंज करती है दूसरी सेल के साथ। तो जो डायग्राम है वो देख सकते हैं हम, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मसल्स पाई जाती हैं, और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर ही है हमारी बॉडी की। और इसकी हम यदि बाइसेप से मसल्स को देखें तो इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, और वो फाइबर्स भी आगे, फाइबर्स के बंडल हैं जो, वो भी आगे फाइन फाइबर से बने होते हैं जिनको मायोफाइबर बोलते हैं, और वो भी आगे काफ़ी सारी जो इसके अंदर स्ट्रक्चर हैं वो पाई जाती हैं, फाइन फाइबर्स उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और जो हमने 3 प्रकार की मसल्स पढ़ी हैं तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। कार्डियक मसल स्पेशल हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं जो अपने हिसाब से एक्टिविटी करती हैं। स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जहाँ बोन्स के साथ अटैच होती हैं, जैसे हमने बाइसेप्स मसल्स का एग्जाम्पल देखा था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि स्केलेटल और कार्डियक मसल्स के बीच में डिफरेंस बताओ, या फिर कार्डियक और स्मूथ के बीच में, या फिर स्केलेटल और स्मूथ के बीच में अलग अलग डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, और एक साथ भी तीनों के बीच में डिफरेंस है वो पूछे जा सकते हैं। तो स्केलेटल मसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, ये बोन्स के साथ जुड़ी हुई मिलती हैं, ये हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, और ये इंटरनल ऑर्गन और स्किन के अंदर पाई जाती हैं। शेप कैसा है, इलोंगेटेड है एंड सिलेंड्रिकल शेप होती है, लंबी सेल ये मसल्स मिलेंगी और बेलनाकार स्ट्रक्चर होती हैं, और ये अलग अलग इनके अंदर पट्टियां बनी होती हैं, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। कार्डियक भी स्ट्रेटेड मसल हम बोल सकते हैं, लेकिन ये बीच बीच में फ्यूज्ड होती हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर रहेंगी यहाँ पे। और ये स्पिंडल शेप्ड, इनके जो किनारे हैं वो टेपरिंग पाए जाते हैं, नुकीले भाग पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इनके अंदर पेरिफेरल पोजीशन में पाया जाता है, मतलब बाहर की तरफ होता है, सेंटर की बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है जो सेल के अंदर है। सिंगल इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सिंगल पाया जाता है, इसके अंदर सेवरल मतलब कई पाए जा सकते हैं। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, और इनके बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है और वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। यदि स्ट्रेशन की बात करें, जो पट्टियां सी बनी हुई हैं, तो वो केवल स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स में ही होती हैं, यहाँ पे कोई पट्टियां नहीं है तो नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ बोन, जो भी हड्डियों की अलग अलग गतिविधियां हैं उसको करवाना, और हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन जब हमें कंपकपी वगैरह या शिवरिंग होती है, जब बॉडी कंपकपाती है तो उस केस में वो बॉडी की एक्टिविटी हीट प्रोडक्शन के लिए बनती है, तो इसमें साथ ज़्यादातर वॉलेंट्री मसल्स ही हीट प्रोडक्शन करती हैं। जबकि जो हार्ट बीटिंग होती है, बीटिंग ऑफ द हार्ट, वो कार्डियक मसल का काम होता है। और जो मूवमेंट ऑफ विसरा, विसरा का मतलब जो इंटरनल जो फ्लूइड होता है, इंटरनल जो भी चैम्बर होता है, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट होती है अलग अलग, वो स्मूथ मसल्स करवाती हैं। कंट्रोल क्या होता है इनका, वॉलेंट्री, हम अपनी इच्छा अनुसार इनको यूज कर सकते हैं, और इन दोनों के ऊपर हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, अपने आप अपने बॉडी के अंदर काम करती रहती हैं। उसके बाद लास्ट जो टिश्यू है वो न्यूरल टिश्यू है, 4 टाइप रहेगा ये। एक्सर्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, जब वातावरण में बाहर कोई भी बदलाव होता है उसके प्रति हमारे शरीर से जो भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो न्यूरल टिश्यू का रहता है। इसमें 2 प्रकार की सेल होती हैं। पहली प्रकार की सेल है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरल सिस्टम की यूनिट भी बोला जाता है। न्यूरल सिस्टम मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बॉडी का पूरा कंट्रोल है वो ब्रेन करता है, और स्पाइनल कॉर्ड करती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो करती हैं।
तो उसकी एक यूनिट है, उसकी एक इकाई है, जितने भी सारे काम है ब्रेन के वो न्यूरॉन्स के अंदर ही होते हैं। और ये एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। एक्साइटेबल का मतलब सेंसिटिव सेल होती हैं, थोड़ा सा भी चेंज है उसको ये सेंस कर जाती हैं, उसका पता लगा लेती हैं। दूसरे टाइप की सेल है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन्स के अलावा जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो न्यूरोग्लियल सेल है। मेन काम है जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का होता है, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल क्या करती हैं, ये न्यूरॉन के अलावा जो भाग बच जाता है उसको बनाती हैं न्यूरल सिस्टम में, और साथ में प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट का मतलब है न्यूरॉन्स को बचाती हैं और उसकी मदद करती हैं। और साथ में आधे से ज्यादा जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो न्यूरोग्लियल सेल ही उसमें पाई जाती हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। मैकेनिज्म, काम कैसे करती हैं ये? व्हेन ए न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, जब किसी भी न्यूरॉन के पास कोई भी सिग्नल आता है, जब वो कोई भी सिग्नल को सेंस करती है वातावरण में, तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। कुछ चार्जेज हैं वो बैलेंस में रहते हैं वैसे तो सेल के अंदर, लेकिन वो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है, तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग द इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आगे के आगे जो डिस्टरबेंस है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे पास होती रहती हैं। अराइवल ऑफ द डिस्टरबेंस एट न्यूरॉन एंडिंग, अब लास्ट में क्या होएगा, जो भी इसका सिग्नल है वो इसके एक भाग से लास्ट वाले भाग में न्यूरॉन एंडिंग की तरफ पहुंचता है, और उसके बाद इसके आगे जो न्यूरॉन होती हैं, न्यूरॉन एक के पीछे एक एडजस्ट होती हैं, तो जो सिग्नल है आगे वाले न्यूरॉन में पास कर दिया जाता है, और उससे हो सकता है वो आगे वाले न्यूरॉन है उसका स्टिमुलेशन हो, उसको भी आगे डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाए, या फिर उसके अंदर पहले से यदि कोई डिस्टरबेंस है तो उसको इनहिबिट मतलब उसको रोका भी जा सकता है। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनके अंदर, और ये एक के पीछे एक एडजस्ट होती हैं। और इस प्रकार से जो एक ये वाला जो पोर्शन है इसका सेल बॉडी वाला, तो उसको डिटेल से यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो न्यूरॉन सेल होती हैं वो हम डायग्राम से समझ सकते हैं। न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो एक ट्री जैसे दिखाई देती है, जिसकी जो ब्रांचेज होती हैं उनको डेंड्राइट्स बोला जाता है। बीच में न्यूक्लियस रहता है, जो इसकी सेल बॉडी है उसको साइटन या सेल बॉडी या फिर सोमा बोलते हैं। और इसकी जो एक ब्रांच है वो लंबी रहती है, और उसी को एक्सोन बोला जाता है। एक्सोन के ऊपर जो अलग अलग सेल पाई जाती हैं उनकी वजह से एक सीट, एक कवरिंग बनती है जिसको माइलिन सीट बोला जाता है, और इन सेलों को सैवान सेल बोलते हैं। और इनकी जो एंडिंग है नर्व एंडिंग बोला जाता है। जैसे हमने पढ़ा है कि जो सिग्नल है वो यहाँ से रिसीव किए जाते हैं डेंड्राइट्स पार्ट से, और उसके बाद उनको एक्सोन के जरिए आगे भेज दिया जाता है, और लास्ट में वो नर्व एंडिंग के पास जाता है। और नर्व एंडिंग के बाद इसी प्रकार से एक ही सेल, इसके पीछे एक सेल और ऐसे ही अरेंज होती हैं, और यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वापस अगले वाली सेल के डेंड्राइट्स पार्ट्स के द्वारा उसको रिसीव कर लिया जाएगा। तो मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो हम मूविंग डायग्राम से समझते हैं। जैसे किसी भी सेंसरी ऑर्गन है जो हमारे, वहाँ पे जब भी सिग्नल क्रिएट होता है तो वो इस नर्व सेल के जरिए आगे बढ़ता है, और ये नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से एडजस्ट होती हैं। ये एक अलग नर्व सेल है, उसके बाद ये अलग है, और लास्ट में जो एक सिग्नल को वापस लेके आती हैं तो एक मोटर न्यूरॉन उसको बोला जाता है। एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक इंटर न्यूरॉन है, एक मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाती हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन वहां से सिग्नल को मसल्स के पास लेके आती हैं, और मसल से जो भी आगे एक्टिविटी है वो करवाई जाती है। और सिग्नल कैसे जाते हैं, करंट की रफ्तार से जाते हैं वो, और यहाँ पे एक डिस्टरबेंस सा क्रिएट होता हुआ जाता है। जैसे हम देख सकते हैं इसमें ये डिस्टरबेंस क्रिएट होता रहता है, और यहाँ से जो भी सिग्नल है उसकी जो स्पीड है वो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से वो आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज ही काम करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट में होते हैं। तो इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है नर्वस टिश्यू के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट की जाती है, पूरे शरीर को कंट्रोल किया जाता है।